हेलो। सो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। लास्ट लेक्चर में हमने पब्लिक इंफॉर्मेशन एंड कमर्शियल सर्विसेज दो मेजर एरियाज़ पढ़ी थी ई गवर्नेंस के। उसी रेफरेंस में हमारा ये नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें हम बाकी बची हुई नेक्स्ट टू एंड लास्ट सर्विसेज पढ़ेंगे ऑफ आवर ई गवर्नेंस मेजर एरियाज़। ठीक है, तो हमने अभी तक बहुत सारी मेजर सर्विसेज पढ़ ली हैं जो ई गवर्नेंस के थ्रू अलग अलग सेक्टर्स में अवेलेबल हैं, जिनमें से बहुत सारी बहुत इंपॉर्टेंट थी, जैसे कि पब्लिक ग्रीवेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट थी, आपकी पब्लिक इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट थी, बहुत सारी कमर्शियल सर्विसेज हैं, सोशल सर्विसेज हैं, पुलिस सर्विसेज हैं। सब लोग अपने अपने स्पेसिफिक एरिया में बहुत स्पेशल काम करने के लिए नोन हैं, और वही सारी सर्विसेज जब ऑनलाइन अवेलेबल होने लगती हैं तो वो सिटीजन्स का रीच, सिटीजन्स का अवेलेबिलिटी एरिया गवर्नमेंट के रेफरेंस में बढ़ा देती हैं। ठीक है, उसी वजह से हम अलग अलग तरह के सेक्टर्स को ऑनलाइन कन्वर्ट कराने के लिए, यानी कि उनके द्वारा प्रोवाइड की जाने वाली सर्विसेज को ऑनलाइन हम कैसे कन्वर्ट कराएं, उसके रेफरेंस के लिए हम लोग काम करना शुरू कर सकते हैं ऑन इन ई गवर्नेंस। ठीक है, तो वहीं पे हम लोग यहाँ पे आज जिस सर्विस की बात कर रहे हैं, दिस इज़ अवर एग्रीकल्चर सेक्टर। ये बात हमने एक बार पहले भी बहुत करी है। यहाँ पे हम आ जाते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर का मतलब क्या है? द सेक्टर विच डील्स विद एग्रीकल्चरल ग्रोथ and motivates and helps farmers for advancement in technology which can helps in agriculture growth of the country। तो ये हम और हमसे जुड़े हुए सब लोग जानते हैं कि एग्रीकल्चर इज़ द बेसिक नेसेसिटी ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी दैट वी यूज़ इन डे टू डे लाइफ। ठीक है, तो ये एक अनअवॉइडेबल बिजनेस है, एरिया है जहाँ पे लोग बहुत मेहनत से काम करते हैं टू प्रोवाइड अस फूड एंड फूड रिसोर्सेज। ठीक है, तो जब ये रिसोर्सेज हमें मिलने के लिए एक इंसान या एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल बहुत ज़्यादा मेहनत से काम कर रहे होते हैं, तो हमारा तरीका या हमारा प्रोसीजर क्या होना चाहिए कि हम उनको उस काम को करने के लिए स्पेशल इम्पॉर्टेंट सारी सर्विसेज अवेलेबल करवाएं और टाइमली अवेलेबल कराएं। अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं, उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं है, तो उनको प्रॉपर चैनल के थ्रू कोई नॉलेज प्रोवाइड कराई जाए, उनको स्पेशली मोटिवेट किया जाए कि वो उस पर्टिकुलर टास्क को, उस पर्टिकुलर प्रोसेस को ना ड्रॉप करें, ना छोड़ें, ना बेचें अपनी ज़मीन को, अपने एरिया को, और उस रिसोर्सेज के रेफरेंस में काम करते रहें। इसकी वजह से क्या होगा, न सिर्फ हमें रिसोर्सेज मिलते रहेंगे, बल्कि हमारे कंट्री का एग्रीकल्चरल ग्रोथ भी होता रहेगा। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को समझने के लिए हमने ऑलरेडी एमएमपीज़ पढ़े थे जो स्टेट एमएमपीज़ के अंदर आते थे, विच वर एग्रीकल्चर एमएमपी, और इसी का एक और दूसरा वर्जन भी था जो इंटीग्रेटेड के अंदर आता था, विच वॉज एग्रीकल्चर 2.0। तो ये दोनों ही एमएमपीज़ हैं जो स्पेशली इस स्ट्रक्चर के अंदर डिज़ाइन किए जाते हैं, जिसकी हेल्प से हम इस पर्टिकुलर सेक्टर से में होने वाली समस्याओं को हैंडल कर पाते हैं मोर एफिशिएंटली। जब वो जल्दी रीच आउट होंगी प्रॉब्लम्स, तो जल्दी रिजॉल्व होने की उनकी संभावनाएं होती हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ हम क्या कर सकते हैं, हम जब भी इस सेक्टर में ई गवर्नेंस सर्विसेज को इम्प्लीमेंट कराएंगे, तो हम क्या कर रहे होंगे, हम रेगुलर टाइम टू टाइम इंटरवल पे हम इसको मॉनिटर कर रहे होंगे। इस मॉनिटरिंग की हेल्प से हम हर आने वाली समस्या के लिए रेडी हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द स्टैट्स वी प्रिपेयर ईच एंड एवरी ईयर और ईच एंड एवरी एग्रीकल्चरल पीरियड। ठीक है, तो जिस पूरे ड्यूरेशन में हम लोग ये स्ट्रक्चर कंडक्ट करा रहे हैं, तो जिस पूरे पर्पस के लिए हम ये एमएमपी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसका मेन रीज़न ही यही है कि वो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए लोग गवर्नमेंट तक टाइमली पहुंच सकें और गवर्नमेंट से जुड़ी हुई सर्विसेज एग्रीकल्चर सेक्टर तक टाइमली पहुंच सकें। अब ये सर्विसेज होती कौन सी हैं, तो ये हम टाइम पे बार बार समझ चुके हैं। बहुत सारी सर्विसेज, यानी कि उनको खेती बाड़ी से रिलेटेड एजुकेशन प्रोवाइड कराना। आपने टीवी पे चैनल भी देखा होगा, डीडी किसान आता है, जहाँ पे वो क्या करते हैं, खेती से रिलेटेड, किसानों की अलग अलग समस्याओं से रिलेटेड डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स उनको बताते हैं, उनको बहुत सारे तरीके बताते हैं कि वो किस तरह के फर्टिलाइजर्स, किस तरह के पेस्टिसाइड्स यूज़ करें। वो उनको टाइमली मोटिवेट करते हैं कि वो बायो फर्टिलाइजर्स या बायो पेस्टिसाइड्स यूज़ करें, क्योंकि उनके एडवांटेजेस और उनकी साइड इफ़ेक्ट्स कम होते हैं।
ठीक है। तो इन्हीं बहुत सारे रीजंस की वजह से वो जो डीडी किसान नाम का चैनल है, दैट इज काइंड ऑफ ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट which is sharing valuable knowledge, helping the farmers to perform their task more efficiently. But sorry, बट जो वो प्रोसीजर अपना रहे हैं दैट इज़ मोर ऑफ अ कम्युनिकेशन मीडियम, ठीक है। तो वो एक कम्युनिकेशन चैनल के अंदर आ जाता है और ऑल टुगेदर वो एक ई गवर्नेंस का प्रोजेक्ट नहीं कहा जाता है। तो उसी स्ट्रक्चर को प्रोसेस करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए जो चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं वो ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट के अंदर आ सकती हैं। Now this e-governance project which is agriculture MMP, it is we all know ये एक NEGP का पार्ट है, हम NEGP पढ़ चुके हैं। NEGP एक प्रोजेक्ट है, एक प्लान है जिसके अंदर अलग अलग MMPs डिज़ाइन होते हैं जो अलग अलग तरह से लर्निंग्स और एक्सपीरियंसेस को एक पर्टिकुलर ग्रुप तक पहुंचाता है, ठीक है। नाउ जैसे हम लोग हर जगह देख रहे हैं कि हम किस प्रोजेक्ट की हेल्प से ठीक है, तो हम जैसे हर जगह देख रहे हैं कि हम किस प्रोजेक्ट की हेल्प से इस ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो दिस पर्टिकुलर एग्रीकल्चर MMP इट कम्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन विच इज़ नोन एज DAC एंड विच कैन बी एक्सेस यूजिंग दिस वेबसाइट। अब आप इस वेबसाइट को रेफर करेंगे तो आपको पता चलेगा दिस इज़ अ वेबसाइट जो अलग अलग एग्रीकल्चरल सर्विसेज के बारे में जानकारी आपको टाइमली अवेलेबल कराता है। अच्छा, इसकी ज़रूरत क्या है, हम किसान को कैसे सिखाएं कि किसानी कैसे करनी है? दिस इज़ अ रॉन्ग आइडिया। क्या होता है ये दिस इज़ अ व्हाट डू यू से एंसेस्ट्रल नॉलेज। तो अगर हमारे पेरेंट्स ने हमें जिस तरह से किसानी करना सिखाया है हम भी वही स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, बट क्या वो टाइम के अनुसार मैच कर रहा है? क्या वही प्रॉपर्टीज़ या वही सर्विसेज या वही इक्विपमेंट्स आपको आज भी उतना ही बेनिफिट देंगे जितना उस समय देते थे? तो आई डोंट थिंक सो। तो इसलिए क्या हो रहा है, अब ये स्ट्रक्चर बेसिकली प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लगेंगे ओल्ड नॉलेज के हिसाब से। तो हम अपनी न्यू नॉलेज के हिसाब से उन स्ट्रक्चर के साथ पेस टू पेस चल सके, इसके लिए हम इस प्रोजेक्ट को यूज़ करते हैं। अलग अलग तरह की सर्विसेज को टाइमली अवेलेबल कराने के साथ साथ उनकी सारी प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करना। अगर ऐसी कोई सर्विसेज अवेलेबल है जो उनको टाइम पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, अगर ऐसा कोई प्रावधान है जहाँ पे उनकी फसल ख़राब होने से उनको कुछ फसलों का बीमा या जो भी स्ट्रक्चर्स होते हैं वो अवेलेबल कराए जाते हैं, तो वो भी आप थ्रू ऑनलाइन मीडियम एक्सेस करवा सकते हो, ठीक है। तो ये जो DAC डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन, इसका काम क्या है? कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनके बेसिस पे ये डिपार्टमेंट एग्जीक्यूट करता है, रन करता है। उनमें से कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू फार्मर्स अबाउट सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। तो क्या काम है? सबसे पहला इनका काम है फार्मर्स को टाइम पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना कि किस तरह के सीड्स आप यूज़ करो, किस तरह के फर्टिलाइजर्स यूज़ करो, किस तरह के पेस्टिसाइड्स यूज़ करो, जिसके वजह से आपकी यील्ड ज़्यादा हो, आपके साइड इफ़ेक्ट्स कम हो, आपका नुकसान कम हो, आपकी सॉइल की फर्टिलिटी इंटैक्ट रहे। तो ये एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है जो इस डिपार्टमेंट के थ्रू फार्मर्स को टाइमली पहुँचाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन टू फार्मर्स अबाउट गवर्नमेंट स्कीम्स अवेलेबल फॉर देम। वी ऑल नो गवर्नमेंट हर तरह के इंडिविजुअल सिटीजन के लिए स्पेशल सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं, स्पेशल स्कीम्स, पॉलिसीज एक्सट्रैक्ट कराती रहती हैं टाइम पे। बट हमारा जेन्युइन पॉइंट क्या था कि हमारे तक वो उन स्कीम्स, उन पॉलिसीज़ के बारे में नॉलेज पहुंच नहीं पाती है। तो दिस इज़ अ पर्टिकुलर वेबसाइट जो स्पेसिफिकली फार्मर्स को उनको बेनिफिट करने के लिए जो टाइम पे स्कीम्स आ रही हैं, पॉलिसीज़ आ रही हैं, उनसे अवगत कराए, उनके एडवांटेजेस बताए, उनको बताए कि उन स्कीम्स को या उन पॉलिसीज़ को कंडक्ट कराने में उनका क्या बेनिफिट है, वो कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं, एट्सेट्रा एंड सो ऑन, ठीक है। नेक्स्ट, इन्फॉर्मेशन टू फार्मर्स अबाउट सॉइल एंड सॉइल टाइप्स। तो किस तरह की मिट्टी आपके पर्टिकुलर एरिया में है या किस तरह की मिट्टी किस तरह के फसलों के लिए अच्छी है, अगर कोई सॉइल टाइप किसी स्पेसिफिक टाइप का है उसके साथ क्या प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड हैं, उसके साथ कैसे डील करना है, एट्सेट्रा। इन सब चीज़ों की जानकारी भी हम दे पाएँ, ये हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज इन्फॉर्मेशन ऑन क्रॉप मैनेजमेंट। किस तरह से फसलों को मैनेज करें, आप कैसे उनको उगाएं से लेकर कैसे उनको मार्केट तक बेच के आएंगे, इस पूरी चेन में अलग अलग स्टेप्स होते हैं। उन हर स्टेप्स में फार्मर्स की हेल्प करना
इसका ऑब्जेक्टिव होता है। तो समटाइम्स क्या होता है, मुझे एग्रीकल्चरल सेक्टर की पूरी नॉलेज है, मैं बहुत अच्छे से खेती बाड़ी कर सकती हूँ, बहुत अच्छी फसल उगा सकती हूँ, बट आई डोंट हैव एनी मार्केट नॉलेज। मुझे उस फसल को मार्केट में किस दाम पे बेचना है या उसको उससे ज़्यादा प्रॉफिट कैसे एक्सट्रैक्ट कराना है मुझे नहीं पता। तो इसकी पूरी नॉलेज आपको थ्रू दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट मिल सकती है। ठीक है, नेक्स्ट इज information or on weather and natural disaster. These two sectors are like predictive sectors, यानी कि आगे आने वाले समय में मौसम कैसा रहेगा, नेचुरल डिजास्टर्स होने की किस एरिया में संभावनाएं हैं, उनसे बचने के लिए आप क्या क्या चीज़ें करें, इन सब चीज़ों से भी अवगत कराने के लिए हम इस डिपार्टमेंट को यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन ऑन मार्केटिंग एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। तो किस तरह के प्रोडक्ट्स आप यूज़ करो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, और उनकी मार्केटिंग आप कैसे करो कि आपका प्रोडक्ट ज़्यादा बिके और नेचुरल स्टेट में बिके, ऑर्गेनिक हो और उससे आपको ज़्यादा बेनिफिट मिले। तो दीज आर फ्यू ऑब्जेक्टिव्स जो डीएससी अब इम्प्लीमेंट कराता है थ्रू एन ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट, ताकि फार्मर्स उससे बेनिफिट ले सकें। ओके, नेक्स्ट दिस इज DSC and FW stands for Farmer Welfare Functional Division। ये स्पेसिफिक डिवीज़न है DSC के अंदर, जो इंडिविजुअल डिविजन्स लेके आती है अपने साथ, जो स्पेसिफिक एरिया से रेफर हो सकता है, जिनमें से कुछ डिविजन्स आपके यहाँ पे दिख रहे हैं। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, यानी ऐसा डिवीज़न जो सिर्फ मार्केटिंग के लिए डेडिकेटेड हो, सारी नॉलेज आपको यहाँ पे मिलेगी। The division which is responsible for budget, finance and account, that will be given under this division. Then drought management, specifically drought management, उससे उभरने के लिए, उस पर काम करने के लिए किस तरह के स्ट्रक्चर्स यूज़ करने चाहिए। यूज़ एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT का उपयोग कैसे करें, प्लांट प्रोडक्शन किस तरह से हो, हॉर्टिकल्चर का इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो, एग्रीकल्चरल सेंसस में आप कैसे पार्टिसिपेट करें, किस तरह के सीड्स और किस तरह के क्रॉप्स लें। तो ये इंडिविजुअल डिवीजन है, ऑल्दो सब इंटर रिलेटेड है, बट स्पेसिफिक सेक्टर की नॉलेज पाने के लिए, स्पेसिफिक सेक्टर तक रीच आउट करने के लिए इंडिविजुअल डिविजन्स बनाए गए हैं, जिनके डेडिकेटेड मेंबर्स होते हैं, डेडिकेटेड ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, डेडिकेटेड नॉलेज पर्सन्स होते हैं जो इसके बारे में जानकारी प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर कुछ स्कीम्स हैं जो हमारे गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही हैं। उनमें से उन कुछ स्कीम्स के नाम हैं नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, विच इज़ नोन एज NAM, एंड दिस NAM इज इम्प्लीमेंटेड थ्रू एग्रीटेक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, विच इज़ AIF। तो एक AIF फंडिंग है एजेंसी विच फंड्स NAM, और NAM is the particular program that helps the farmers for marketing of agriculture products, right? Then integrated scheme for agriculture market, it is related to different forms, different market areas, different agriculture sector, which jointly combines and forms various productive ideas which can help them in near future, right? Next is campaign for seed information, किस तरह के सीड यूज़ करें, स्पेसिफिकली सीड और सीड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, उनके रिजर्वियर्स, उनके जीन बैंक्स, सबसे रिलेशन आपके कैंपेन फॉर सीड इन्फॉर्मेशन के अंदर आता है। नेक्स्ट इज SMPMA, विच इज स्ट्रेंथनिंग एंड मॉडलाइजिंग ऑफ टेस्ट मैनेजमेंट अप्रोच इन कंट्री, विच हेल्प्स इन मॉडलाइजिंग टेस्ट, which basically helps in growth in agriculture sector in the coming time। ये रिसर्च एरिया है, स्कीम है, एक प्रोग्राम है जो रिसर्च एरिया प्रोवाइड कराता है फॉर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सीड्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग एरिया, ताकि प्रोडक्शन कम होने की जगह बढ़ने की क्या क्या आइडियाज़ निकल सके। ओके, तो दिस वाज इट, दिस वाज योर एग्रीकल्चर सेक्टर। आई होप क्लियर होगा। नाउ वी विल कम टू अवर नेक्स्ट एंड लास्ट सर्विस एरिया, विच इज़ यूटिलिटी पेमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको समझा दूँ, हम लोग ऑलरेडी बहुत सारी सर्विसेज पढ़ चुके हैं, हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर अभी पढ़ चुके हैं। जिस पर्टिकुलर ई गवर्नेंस सर्विस एरिया में हमने एक सर्विस
एक क्लास विच इज़ फार्मर्स, उनसे रिलेटेड सारी समस्याओं को सुना. नाउ द लास्ट एरिया विच इज़ नॉट completely explored with respect to government specifically, but is quite a success, is known as your utility payments. आप ये बहुत आराम से, बहुत ही इजी भाषा में समझते होंगे यूटिलिटी पेमेंट्स क्या होती है. हर काम, हर सर्विस, हर ऑपरेशन जो आप परफॉर्म कर रहे हैं इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एसोसिएटेड विद मनी. ओके, तो जहाँ जहाँ पैसे की बात आती है तो हम हमेशा अगर ऑफलाइन वर्जन में डिपेंड रहेंगे देन इट विल नेवर लीड अस टू एन एफिशिएंट सिस्टम. तो अगर जहाँ जहाँ मैं हमेशा कैश के साथ काम करूँगी तो एक इनएफिशिएंट सिस्टम के अंदर आने लगेगा, जिसके अंदर हमारा जो मॉरल वाला फैक्टर था स्मार्ट गवर्नेंस का, वो कभी फुलफिल नहीं हो पाएगा. तो मोरालिटी के साथ हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ रहेगा जब तक आप एक ऑफलाइन मॉनेटरी फंड के साथ काम करोगे. इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करते हैं यूटिलिटी पेमेंट्स, जो हमें एक सर्विस प्रोवाइड कराता है जिसके थ्रू हम ऑनलाइन मनी के साथ डील कर सकते हैं. ठीक है, तो व्हाट इज़ यूटिलिटी पेमेंट? दिस इज़ अ सर्विस विच इज़ प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू द सिटीजन्स टू हेल्प देम टू ईजिली मैनेज देयर यूटिलिटी पेमेंट सर्विसेज. यानी उनके ऑनलाइन पेमेंट्स सर्विसेज, जैसे कि अगर आप गवर्नमेंट के, देखिए यहाँ पे लिखा भी है, अगर आप गवर्नमेंट के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हैं, वाटर बिल्स पे कर रहे हैं, एग्जामिनेशन फॉर्म में फीस पे कर रहे हैं, तो इन सब के लिए आपके पास एक कॉमन चैनल गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड कराता है अंडर एन ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट, जो आपकी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पेमेंट्स जिनको आप अलग अलग पर्पज़ के लिए यूटिलाइज़ कर सकते हो, उसके लिए यूज़ होता है. तो यूटिलिटी पेमेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि उस मनी की हेल्प से आप कोई चीज़ परचेज़ कर रहे हो, आप कोई नॉलेज परचेज़ कर रहे हो, आप कुछ सर्विसेज परचेज़ कर रहे हो, आप कोई प्रोडक्ट परचेज़ कर रहे हो, तो ये आपकी वेरियस यूटिलिटीज़ को परचेज़ करने के लिए कोई पेमेंट है, तो इसलिए हम इसको यूटिलिटी पेमेंट कहते हैं. एंड इट इज़ एन ऑनलाइन वर्जन, इसलिए हम इसको ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट के अंदर रखते हैं. ठीक है, तो कौन सा ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट है जो आपके यूटिलिटी पेमेंट्स के लिए जाना जाता है? ठीक है, तो आपकी यूटिलिटी पेमेंट विच इज इट इज़ कंट्रोल्ड बाय स्टेट एमएमपी अंडर इंटीग्रेटेड एमएमपी नेम्ड एज सीएससीज. हमने इसके बारे में पहले भी सुना है. सीएससीज आर कॉमन सर्विस सेंटर्स. यहाँ पे ये वेबसाइट मेंशन करना मैं भूल गई हूँ, आई विल लेट यू नो. इसकी एक पर्टिकुलर वेबसाइट है जिसकी हेल्प से हम लोग सीएससीज को एक्सेस कर सकते हैं, और ये कॉमन सर्विस सेंटर आपको अलग अलग फॉर्म के यूटिलिटी पेमेंट्स प्रोवाइड कराते हैं अपने इंडिविजुअल प्रोजेक्ट के साथ मर्ज करने के लिए. तो जो भी वेबसाइट हम लोग एक्सेस करते हैं थ्रू सीएससी, उनके एक सर्टेन एक्सेस पॉइंट होते हैं जिनके थ्रू वो अलग अलग तरह की पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज को सिटीजन्स तक पहुँचाता है. ठीक है, सीएससी के अंदर क्या क्या आता है? सीएससी के अंदर अब आपको बता दो, हम अलग अलग जगह ऑनलाइन पेमेंट्स करते हैं, बट जहां हम प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के साथ डील करते हैं वो हमारे ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट में नहीं आता है. जहां जहां हम इन पेमेंट्स को गवर्नमेंट के रिलेशन में यूज़ करेंगे वहां वहां ही हम सीएससी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. जैसे कि फर्स्ट इज बिल पेमेंट, यानी जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट्स करें, वाटर बिल पेमेंट्स करें, टेलीफोन का बिल पेमेंट करते हैं गवर्नमेंट सर्विसेज के रिस्पेक्ट में ओनली, देन इट इज़ इंक्लूडेड अंडर सीएससी. आप डिफरेंट फॉर्म्स के टैक्स भरते हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी टैक्स, रोड टैक्स, इनकम टैक्स, अगेन ये भी आपके सीएससी की सर्विसेज के अंदर आता है. तो आई होप ये क्लियर होगा. ये आपकी यूटिलिटी पेमेंट्स थी. तो ये कुछ सर्विसेज हैं और यहाँ पे हमारी मेजर एरियाज़ ख़त्म होते हैं. इसके बाद हम लोग इवोल्यूशन के स्टेजेस पढ़ेंगे और तब आपकी ये यूनिट 4 एंड होगी. ओके, थैंक यू.